Hi everyone, this is Bhumika. Welcome to my channel. In this video, I'll discuss the question paper of ATC, Air Traffic Controller under Airport Authority of India. So I have this PDF for quant section. So let's start with question number 1. We have given two pie charts, I believe. Yeah, one for the total number of students and the another one for total number of girls. Okay. So what we have to find, what is the ratio of total number of girls in engineering and science discipline? It means 8 और 37-45% disciplines to total number of boys in arts. Boys तो हमें दे ही नहीं रखे. So what we have to do, just find out this for total students minus total number of girls. ठीक है, अभी हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं. It's totally entirely calculation based. So just do by your own. अगर नहीं होता है तो कमेंट में लिख देना, फिर हम इसको कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में मे बी. ओके. Next one is the ratio between the number of students in class. First and second is this, second and third is this, third and fourth is this. So हमें डिफरेंस पता रखा है सेकंड एंड फोर्थ का, लेकिन हमारे पास सेकंड एंड फोर्थ का रेशियो है नहीं. तो मैंने आपको मेरे पुराने वीडियो में भी, पहली जो वीडियो थी उसमें भी बताया था कैसे निकालते हैं. देखो हमें इनका दे रखा है 8 5, इनका दे रखा है 3 और 4, और इनका दे रखा है 7 और 8. तो ब्लैंक के साथ वाला इमीडिएट लिख लो. यहाँ पे ब्लैंक है ना, इसका इमीडिएट 5 है, इस ब्लैंक का इमीडिएट 5 है, इसका इमीडिएट 4 है, इसका इमीडिएट 3 है, 7 है और ये 7 है. अब देख लो अगर कुछ कट रहा है तो जस्ट कैंसिल इट आउट, अदरवाइज राइट इट हियर. सो 7 21 8 8 2 16, 7 21 105, 5 के 20 140, 8 पंजे 40 160. अब हमें डिफरेंस दे रखा है इन दोनों का, तो डिफरेंस हो गया 55. आपके अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही है 55, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी है 33. तो दैट्स हाउ वी कंपेयर. अगर देखो इसकी कोई आपको कुछ इससे रिलेटेड आ जाता है ना यहाँ पे, कि आपको लग रहा है तो मल्टीपल है, कहीं ना कहीं पे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब आप कैलकुलेशन सही कर रहे हो. ओके. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है 33, आपका आ रहा है 55. देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास थर्ड, इसमें यानी कि 140 की वैल्यू अगर आपके अकॉर्डिंग 140 है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगी, दैट व्हाट वी हैव टू फाइंड. सो 3 5 5 28, 28 दिए 4 8 84. So 84 is the answer. You can just simply without calculating just check the unit digit, like 8 या 24 4, 4 is the unit digit. So we have only one option with the unit digit 4. That's how you correct your answer. Mark your answer. The next one is a solid metallic right circular cylinder of base diameter this, height this, is melted and recasted into a right circular cone of height 3 times that of cylinder. The curved surface area of cone. So the curved surface area of cone is pi RL. Okay, but we do not have the L, and nor we have the radius of this cone. लेकिन हमें बताया है कि एक फिगर से दूसरी फिगर में वो कन्वर्ट हो रहा है. जब भी कन्वर्ट होता है सब कुछ बदल जाता है. देयर इज ओनली वन डायमेंशन which remains constant throughout the process, that is volume. ओके. तो वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे. अब देखो, अब आप ऐसे मत लिखने बैठ जाना 1/3 इंटू में 22/7 और फिर उनको कैंसिल करो. नहीं, थोड़ा सा सोचो कि सिलेंडर है और आपका कोन है. सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होती है, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कैलेंडर, सॉरी, कोन की वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. करेक्ट. तो अब यहाँ पे देखो उसने बोल रखा है कि हाइट इज 3 टाइम्स ऑफ सिलेंडर. हाइट अगर उसकी यहाँ पे 3h है तो ये 3 से 3 कट जाएगा, बाकी सेम रहेगा. इसका मतलब जो इसका रेडियस है ना वही इसका रेडियस है. अगर समझ नहीं आया तो लेट मी कैलकुलेट इट हियर, लाइक पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 पाई रेडियस ऑफ कोन आर स्क्वायर एच. ये एच है, इसका 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे मैं 3h लिख सकती हूँ ना. एच से एच कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आ गई ना आर की वैल्यू सेम. यही बता रही थी मैं यहाँ पे. तो यहाँ पे आर है 8, यहाँ पे भी आर हो जाएगा 8 8. हाइट हो गई 6, क्योंकि 3 दूनी 6, इसके 3 टाइम्स थी. अब आपको ये पाइथागोरल जो आपके पेयर्स होते हैं वो तो पता ही है, 3 4 5 6 8 10 12, और ये आपका हो जाएगा 16 20.
पता है ना ये आपको। तो बस आपको पता है कि 6 है 8 है, तो ये आपकी एल 10 हो जाएगी। निकालना चाहो तो निकाल भी सकते हो। 36 + 64 √10। ओके, तो अब कर्व सरफेस एरिया निकालना है। पाई आपको बोला 1.34 लेनी है, इंटू में आर आपको बोला क्या है, आई गया है 8 और एल आपका आया है 10। काट दो, 8 चौके 32, यूनिट डिजिट 2 आएगी, तो दिस इज द आंसर। मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा। The next one is 240 meter long train moving at an average speed of this crosses the platform in this. A man crosses the same platform in 120 seconds. What is the speed of the man? Okay. अब स्पीड ऑफ द मैन निकालने के लिए हमारे पास टाइम तो है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम तो है हमारे पास 120, लेकिन ये तो नहीं है ना डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस किसका लगेगा? ये डिस्टेंस लगेगा प्लेटफॉर्म का। अब देखो, ट्रेन प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस करती है तो एक तो ट्रेन की लेंथ लेते हैं, एक प्लेटफॉर्म की लेंथ लेते हैं, क्योंकि दोनों की ही लेंथ नेग्लिजिबल नहीं है, कम नहीं है, कोई 1-2 मीटर की नहीं है कि चलो कोई बात नहीं इसको नेग्लेक्ट कर दो इतनी बड़ी डिजिट के आगे, ठीक है। तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो 4 + 40 में x, दिस इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, एंड व्हाट वी द स्पीड वी हैव इज 54, इंटू में 5/18 कर देंगे, क्योंकि मीटर पर सेकंड में हमें चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ हमारा मीटर और सेकंड में ही है। इक्वल टू कितना टाइम ले रहा है? 30 ले रहा है, तो 18 × 3 = 54, 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45, 450 - 240 इक्वल टू x, तो x आपका हो गया 210, ठीक है। अब यहाँ पे रख दो 210 अपॉन में 120। अब देखो ये किलोमीटर पर आवर में करना है, तो 18/5 से कर दो डिवाइड। 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18, ये 10 बन गया है, ये ऊपर बन गया 63, तो 6.3। I'm trying to include both the languages like English and Hindi. Some of you requested me to include some English and some of you requested me to just provide the lectures in Hindi. So मैं कोशिश कर रही हूँ मैं बाइलिंगुअल बनाऊँ, दोनों लैंग्वेजेस में बनाऊँ। तो आपको जैसे भी समझ आता है आप समझ लो। तो अब देखो ये, आप ना इधर देखो, a + b√3 बहुत छोटा रूट है, यहाँ पे सब बड़े बड़े हैं, तो अब ये तो अंदाज़ा लग ही जाएगा कि कुछ तो हमें छोटा बनाना पड़ेगा, तभी तो कंपेयर होगा ना इक्वल टू के बाद। अब ये है आपका √50, तो √50 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 × 5 × 2 लिख सकते हैं ना, और जब भी 2 हो जाती है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो 5 × 5 = 25, 2 × 50। तो सबको हम ऐसे ही ब्रेक करेंगे, समझ जाना। 5√2, अब देखो ये है 98 यानी कि 49, यानी कि 7, 7 दूनी 7 50 दूनी 98, 98 प्लस 36, 36 दूनी 72, छिक छिक 36 दूनी 72 अपॉन में 5√2 माइनस 9 दूनी 18, 3 × 9 दूनी 18, 3 × 9 × 2 18 माइनस 75 25 5 5 3 5 5 25 दिया 75 प्लस 36 3 माइनस 49 3। चलो ये तो और इजी रह गई है, क्योंकि देखो अब सब कुछ ही हो जाएगा कैंसिल, मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ तो होगा। 7 और 5 12 और 6 18, और नीचे आ जाएगा आपका 2, रूट से √2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 9, 9 माइनस 6 और 5 11, 11 में से इसने गए 4, 4√3 इक्वल टू a + b√3। कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू आ गई -4, a की वैल्यू आ गई 9, इसमें पुट कर दो। 9 चौके 36 प्लस 7 चौक 28, 8 हो जाए 14, 6 64 इक्वल टू 8, सो इट विल बी द आंसर। मैंने मेरी पुरानी वीडियो में बताया था ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। पहले ये ऑफ, ये डिवीजन वगैरह हटा दो, इसको प्लस माइनस में ले आओ, दैट वुड बी बेटर। और प्लस माइनस भी अगर आप तोड़ पा रहे हो ना, उनको कैलकुलेट कर पा रहे हो, वो भी बेटर है, क्योंकि सब कुछ आपका मल्टीप्लाई में ही हो तो आपकी कैलकुलेशन जल्दी रहेगी, जल्दी होगी। तो चलो करते हैं 4/5 इंटू 7/8, 1/4 इंटू 4/5, डिवीजन था ना, इंटू किया तो उल्टा हो गया, प्लस 3/2, 4 एकम 4 और 3 7, इंटू
17 दूनी 34, 34 और 16 50, 50/17 इंटू 9/7। ठीक है जी। अब देखो मैं केवल इसको सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पे 4 मेरा एलसीएम आ गया है, 7 और 2 2 आ जाएगा ना यहाँ पे, 7 और 2 9। अब चलो काटना नहीं, अभी अभी रहने देते हैं, अभी इसको हटाते हैं, प्लस को थोड़ा सा काटना शुरू करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या है मेरा 1/5 प्लस में 3/2, यानी कि 10/2 और 15 17, 17/10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4/5 इंटू में 7/8 इंटू में 17/10 इंटू में 50/17 इंटू में 9/7, और इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो 4/9। 9 से 9 गया, 17 से 17 गया, 7 से 7 गया, 4 से 2 गया, 10 से ये 1 0 गई, 5 से ये 2 गया, 2 से 2 गया, 4 गया, 2 आंसर आपका आ गया, एंड में 2 रह गया। The next one is Anita borrowed 2 equal sums at the beginning of 2 successive years at 10% compound interest. At the end of the second year, she paid this, settle her debts. How much did she borrow each year? Okay, fine. तो देखो उसने 2 इक्वल सम, जैसे अभी 2021 चल रहा है, कुछ सम ले लिया, 22 में इक्वल सम फिर उसने उधार पे ले लिया, एंड एट द एंड ऑफ 2 years she just paid her debts with this amount। ठीक है, तो ये हम इंस्टॉलमेंट जैसा ले सकते हैं क्या? इंस्टॉलमेंट में बस हम भरते हैं इक्वल अमाउंट्स को, और यहाँ पे हम ले रहे हैं इक्वल अमाउंट्स, तो हम ले सकते हैं इंस्टॉलमेंट जैसा। अब क्या हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे आ रहा है। देखो एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपका चलता है एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। सीआई आपका चलता है जस्ट मिनट, ये आपका चलता है जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। इसमें रेशियो जाता है, इसमें एक सेम डिफरेंस होता है। जैसे कि पहले साल का 200 है, अगर फिर आपने 200 लिया, फिर आपने 200 लिया, तो पहले साल का 200, फिर 2 साल का 400, 6 साल का 300, तो दिस डिफरेंस इज सेम। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें आपका जो रेशियो होता है ना, इनका, इसका और इसका, ये रेशियो ये सेम रहता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट ने बोला है 10%, यानी कि 1/10, 1/10, यानी कि हर 10 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज जा रहा है। तो यानी कि 10 अगर उसने लिया था ना, तो 11 वो दे रही है वापस अनीता। ओके, एंड सिंस दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इट शुड बी इन द जीपी, और 2 साल का है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, 3 साल का होता तो हम इसका क्यूब करते। समझ गए? तो ये आपका हो गया 100 और 121। एंड नाउ द अमाउंट शी इज बोरोइंग फ्रॉम द बैंक और वेर एवर, वो सेम है, यानी कि ये 100 रुपए जो है ये सेम है। तो इस 100 को हमें सेम करना है, यानी कि इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको 10 से कर रहे हो तो इसको भी 10 से करो। अगर रेशो को हम सेम से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, सो देयर विल बी नो इफेक्ट। सो ये 100 हो गया, और इसको करेंगे तो 110 हो गया। तो टोटल अमाउंट जो उसने लिया था वो 200 लिया था, टोटल जो उसने दिया है 231 दिया है। हमारे अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है 231। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 12,474, 12,474, and according to us the answer which has come right now is this 231. So now we have to compare this, and what we have to find out, did she borrow each year, and the amount of each year is 100. Total is 200, but for each year is 100. So 100, what we have to find out the value of what according to we have is 100, and what should be its actual value. ओके, सो ये किससे कटेगा, ये मतलब 5 1 3 से कट जाएगा, 7 या 21, 7 से भी कट जाएगा, ये 11 से भी कट जाएगा, 11, चलो 11 से करते हैं, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, एंड इट शुड बी 1 and 1 4 1 1 3 4, correct? I believe it's correct. So the next one is, अब ये किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा, ये 7 या 21, 7 एकम 7, 43, 7 6 42, 7 दूनी 14, 3 पंजे 15, 3 चौके 12,
5400 आंसर आ गया, 5400 है ऑप्शन, तो यही आंसर। पर्सन ए सोल्ड कार बी टू पर्सन है क्या, सॉरी, person A sold a car to B at a loss of 28%. It spends 2520 on its repair and sold it to C. Thus earned a profit of, ठीक है, इतना स्पेंड करने के बाद भी उसको वो इतने का बेच रहा है तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 12.5% का। तो अब हमें निकालना है कि ए ने वो कितने रुपए में खरीदी थी। ठीक है, तो आपका यहाँ पे है ए, यहाँ है बी, यहाँ है सी। ओके, तो 28% का मतलब क्या होता है? 28% का मतलब आपका हो जाएगा 4 सत्ते 25। 25 की चीज जो उसने खरीदी थी ना, हर 25 रुपए पे उसको 7 का लॉस हुआ है। यानी कि 25 की चीज उसने 18 में बेची है। हम इतने छोटे फ्रैक्शन करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी रहे। ठीक है, ब्लैंक के साथ वाला इमीडिएट। अब हमें बोला है कि उसको प्रॉफिट जो हुआ है ना बी को, वो हुआ है 12.5% का, मतलब कि 1/8। ठीक है, तो यानी कि हर 8 रुपए पे उसको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 8 की चीज उसने 9 में बेची है। करेक्ट, वी आर गोइंग करेक्ट। काट लो, इसको कट रहे हैं तो 9 9, अब नहीं कट रहा है कुछ तो 100, 7 8 जा 72, 9 9 जा, सॉरी 9 8 जा 72, 9 9 जा 81। So this is how our fraction looks like. ओके, अब देखो, अब हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें क्वेश्चन में, 81 की वैल्यू। करेक्ट, दे रखी है ना 81 की वैल्यू। सो 81 की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर अब हम 81 का जो हमें दे रखा है तो हम इसको कंपेयर कर लेंगे। 81 की वैल्यू हमें दे रखी है 70875। करेक्ट, और हमें निकालनी किसकी है? हमें बी की निकालनी है। हम सीधा ए का नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये बीच में इतना अमाउंट और ऐड ऑन हो रहा है ना, उसका ए से तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो हम पहले बी की निकालेंगे, यानी कि 72 की निकालेंगे। तो अगर आप इनकी ए और सी का रेशियो नहीं भी निकालते, यही बताने के लिए मैंने आपको ये किया था सब, कि इसमें कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें ए और सी का रेशियो तो चाहिए ही नहीं था। पर हम क्या गलती करते हैं? हम सबसे पहले ए और सी का ही क्यूमुलेटिव, इन तीनों का क्यूमुलेटिव रेशियो निकाल लेते हैं। इसकी जरूरत नहीं थी। अगर आप सीधा, आपको ये भी पता है 8:9 एंड 25:18, इट विल डू, इट विल डू इट बेटर। देखो, अब 8 और 9 से निकालेंगे अब हम इसको। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ऐसे तो कट जाता है ये, पर हम छोटे से निकालेंगे। तो हमें किसकी वैल्यू पता है? हमें 9 की वैल्यू पता है। 8 की हमें निकालनी है, यानी कि ए की हमें निकालनी, सॉरी बी की हमें निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा? 9 सत्ता 63, 78, 9 अठा 72, 67, 9 सत्ता 63, 5। तो कितना हो जाएगा? हम चल 63,000। अब देखो 63,000 जो अमाउंट है ना, वो अमाउंट है जिसमें ए ने बी को बेचा था, जो एसपी थी, प्लस जो उसने अमाउंट स्पेंड किया है, दैट इज इक्वल टू 63,000। गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज द रीजन हम सीधा क्यूमुलेटिव रेशियो निकाल के कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक और अमाउंट एड ऑन हो रहा है बीच में। तो हमारा जो एक्चुअल एसपी आ जाएगा, जिसपे ए ने बी को बेचा था, वो मेरा आ जाएगा ये 60,480, 60,480। अब ये हमारी वैल्यू आई है 18 की, ये हमारी वैल्यू आई है 18 की, और हमें निकालनी किसकी है? 25 की, 25 की। अब समझे मैं क्या बोलना चाह रही थी? 9 पे चला जाएगा ये, 9 2 सा 9 6 54, 64, 9 7 63, 9 दूनी 18, 0। फिर से चला जाएगा ये 3, और ये 3 6 0। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेना, आई गेस आ जाना चाहिए ये। ठीक है, कर लेना इसको मल्टीप्लाई। सो दिस इज हाउ वी शुड डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे एक और अमाउंट ऐड ऑन या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, वहां पे हम क्यूमुलेटिव रेशियो निकाल के नहीं कर सकते। ठीक है, तो देयर इज नो नीड फॉर दिस। नेक्स्ट वन इज अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स सच एज ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 30%। व्हाट इज दिस 30% और 50? चलो 30% लेके कर लेते हैं एक बार। 30% on its cost. He then sells it by offering a discount of X% on its marked price. If
his actual profit is 9.85%, then the value of x is, okay fine, मैंने क्या बताया था, सीपी होता है, एक एमपी होता है और एक एसपी होता है, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेल प्राइस, सोल्ड प्राइस, जो भी आप बोलो, सेलिंग प्राइस। तो जो हम इसमें तो खैर लिख रखा है मार्केट प्राइस पे x% डिस्काउंट दिया, पर जो जनरली हम डिस्काउंट देते हैं दैट विल बी गिवन ऑन दिस एमपी। प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमारा हमेशा होता है सीपी पे, ठीक है। तो अब ये हमारी क्या है, इसको 30% का हम चलो मान लेते हैं कि उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 30 यानी कि 3/10 यानी कि 10 की चीज उसने 13 में उसने मार्क किया है। एम आई करेक्ट इन दिस? हाँ, 13 में उसने मार्क किया, उसने ऐसे मार्क किया था कि वो जब इस पे बेचेगा तो उसको 30% का होगा प्रॉफिट, ओके। अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि उसको डिस्काउंट देना है भाई x% का इस पे। तो हम मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू 100 थी, उसने डिस्काउंट दे दिया x का, x% 100 का कितना होगा, x% ऑफ 100 x ही तो होगा ना, तभी हमने 100 वैल्यू लिया यहाँ पे, तो 100, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1000, 1300 एंड 13 इंटू में 100 माइनस एक्स, ओके। अब हमें क्या बताया, हमने बताया इफ इज एक्चुअल प्रॉफिट इज दिस 9.8% का, अब उसको 85 का उसको प्रॉफिट हो रहा है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, प्रॉफिट मैंने क्या बताया था, हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है, तो एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी इक्वल टू प्रॉफिट 9.85, इससे जीरो यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो 100, ठीक है। 9850, 9850 माइनस आपका हो गया 300, इक्वल टू 13x। सही कर रहे हैं क्या हम इसको, 1300x माइनस 13x, 300 माइनस 13x इंटू में 100, तो ये आपका हो जाएगा, ओ हाँ, हम यहाँ पे 100 तो मल्टीप्लाई करना भूल ही गए हैं, क्योंकि ये परसेंटेज है, या तो फिर इसको भी तुम ऐसे ही लिखो, ठीक है। तो ये आपका इधर चला जाएगा, ये 3000 इधर हो जाएगा आपका 13x, ठीक है। दोबारा लिख देती हूँ मैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो, ये आपका हो जाएगा 300 माइनस 13x अपॉन में 1000 इंटू में 100 इक्वल टू 985 अपॉन में 100, से ये कट गया, इससे ये कट गया, उधर है आपका 985 ओनली, ठीक है। लेट मी रेज दिस वन, एक्स के लिए निकालनी है ना हमें, उधर है आपका 985, सो 985 इक्वल टू 3000 माइनस 130x, हाँ अब सही आया है ना, 130x इक्वल टू 3000 माइनस 985, सो आपका x हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5102 अपॉन में 130, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी, देख लेना यही आती होगी, इसको डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। आई होप आपको समझ आया है। Let x be the greatest number such that when it divides 589261056531, the remainder in each case is y. सेम आ रहा है रिमाइंडर, कोई एक है x, वो इसको जब डिवाइड कर रहा है और इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, तो रिमाइंडर आपका y आ रहा है, बिल्कुल सेम। When n x and y is divided by 33, then the remainders will be, देखो HCF एलसीएम का इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, या तो आप एक काम करो, इनका ना तीनों का एलसीएम निकालो लॉन्ग मेथड से, उससे ऐसे ही फैक्टर्स बना के ऐसे ऐसे करके उसका निकालो आप HCF, और फिर जो HCF आ जाएगा वो x की वैल्यू होगी, और फिर इसको डिवाइड करके देखो जो आएगा वो रिमाइंडर होगा, ठीक है। ऐसे आपका हो जाएगा शाम तक तो एक क्वेश्चन, तो हम एक ही क्वेश्चन थोड़ा ना करना है हमें पेपर में, तो इसके देखो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, जब भी आपका रिमाइंडर सेम हो ना,
ऐसे लिख लिया जितने भी हैं, ठीक है। अब इनका लो डिफरेंस, डिफरेंस लोगे, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा, ये 213 आ गया ये, ठीक है। ये कितना आएगा, 426 आ गया। इसमें से इसको घटाओ तो ये कितना आ गया, 213 आ गया। तो हमें अब पता चल गया एक्स की जो वैल्यू है ना 213 है, इसका जो एच सी एफ है ना वो 213 है। ऐसे इसका डिफरेंस लेते जाओ, जो एंड होगा, एंड पॉइंट होगा, वही एच सी एफ होगा। समझ गए? तो कितना इजी है ये फैक्टर, हमें करने की जरूरत ही नहीं है। अब किसी भी एक को आप डिवाइड करके देख लो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं इससे 5892, 2 पे चला जाएगा, 426 हो गया आपका ये। अब ये हो गया 1632। अब एक इस पे जाएगा, आई थिंक 7 पे जाना चाहिए, 8 पे तो जाएगा नहीं, 7 पे तो कितना आएगा, 1491, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ठीक है, 141 आ गया। तो ये रिमाइंडर ना 141 आ रहा है, और तीनों केसेस में सेम है, तो हमें बाकियों का निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 141 और 213, 4 5 3 354, 354 को डिवाइड करके देखो 33 से, वही तो बोला है कि डिवाइड किया जाएगा तो कितना आएगा, 33 से कम 33, 33 में 33 तो 2 4 24 आपका रिमाइंडर आएगा। दिस इज द आंसर। ओके, यही अगर इसी सेम केस में अगर मान लो आपको रिमाइंडर सेम नहीं दे रखा है, और आपको दे रखा है कि कुछ भी आ रहा है, मान लो कि जैसे है आपकी एक है 285, एक है 421, एक है 1118, ऐसा कुछ है आपका, और आपको बोल रखा है कि इसमें आ रहा है रिमाइंडर 21, इसमें आ रहा है 25, इसमें आ रहा है 29, तो आप पहले इनको माइनस करो। माइनस कर लिया, 264, 396 और 1089 आ जाएगा ये, ठीक है। अब आप इनका फर्दर एलसीएम निकाल लो, इस मेथड से नहीं, ये मेथड तो सेम रिमाइंडर के लिए था, वैसे एलसीएम निकालो दूसरे तरीके से, ठीक है। इसका जो एलसीएम निकाल लोगे ना, वही आंसर होगा जो इनको डिवाइड करेगा, वही होगा एक्स की वैल्यू। तो इस वाले इसमें तो एक्स की वैल्यू आती है, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है ना इधर एचसीएफ निकालने में, तो एक्स की वैल्यू बतानी आती है इसमें। तो the income of A is 20% more than that of B, C is 10% less than that of A and B. If the income of C is this, then what is the percentage of more than that of B? Okay, fine. तो देखो, इनकम जो A है वो B से 20% ज्यादा है, ठीक है, 20% ज्यादा है। मान लो आप B की जो इनकम है वो है 100, A की कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी एक। अब सी की जो इनकम है वो कितना बोल रहे हैं, 10% लेस देन द सम ऑफ ए एंड बी, यानी कि 220 से की 10% लेस, 10% यानी कि 22, यानी कि 8 9 1, इसकी जो इनकम है वो 198 है, ठीक है। अब आपके अकॉर्डिंग 198 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है 19800, यानी कि 100 फैक्टर है। तो इसकी भी इंटू 100 कर दो, इसकी भी इंटू 100 कर दो, और ये करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि क्या पूछा है, बाय व्हाट परसेंटेज द इनकम ऑफ सी मोर देन द इनकम ऑफ बी। तो आप अगर इन दोनों को भी कंपेयर कर दोगे, सो दैट वुड बी द आंसर। सो 198 100 से कितना ज्यादा है, 198 100 से 98 ज्यादा, तो 98 ज्यादा है, कितने पे ज्यादा है, 100 पे ज्यादा है, इनटू में 100, सो 98% ज्यादा है वो बी की इनकम से। और सी अगर ए की इनकम से निकालना होता तो ऐसे ही माइनस कर देते, 78 किस पे ज्यादा है, 12 पे, इंटू में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, और ये आपका 3 पे चला जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 6 18, 13/2, 5, 13 पंजे 65, 65% वो ए से ज्यादा है, ठीक है। तो इसको अगर ना भी देखे ना तो हो रहा है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज अ सम ऑफ 8690, एक मिनट, हाँ, a sum of 8690 divided among A, B and C such that this are equal. Okay. इन्हीं भी दो को कंपेयर कर लो, कैसे, जैसे 2/5 ऑफ A इज इक्वल टू 4/9 ऑफ B, तो ये कितना हो गया, A बाई B की वैल्यू आ गई आपकी 10/9, 10/9 इज द रेशियो ऑफ A एंड B। नाउ जस्ट कंपेयर B एंड C, और यू कैन कंपेयर A एंड B टू। सो B एंड C को जब हम करेंगे, B बाई C इक्वल टू
6/11 इंटू में 9/4, 2, 3, 27/22। ठीक है, तो अब वही फैक्टर वाला जो मैंने बताया था, रेशो वाला, 10, 9, 9, 27, 22, 27, 9 से काट दो, 3, 3, तो आपका आ जाएगा ये 30, 27 और ये 22, आगे रेशो। अब आपको बोल रहा है कि 7 और 2 9, 3 और 2 6 और 2 8, 89, 89 की वैल्यू आपको दे रखी है 8690। करेक्ट, 89 की वैल्यू क्या दे रखी है, 8690। अब 8690 दे रखी है और आपको किसकी निकालनी है, डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी कितना है, 8, 8 की वैल्यू निकालनी है आपके अकॉर्डिंग, जो 8 है ना उसकी वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, 3 और 2 5 और 2 7, 79 होगा यहाँ पे, आई एम सॉरी सॉरी। ठीक है, तो अब ये निकाल लो, मेरे ख्याल से ये 79 पे ही कट जाएगा क्योंकि मेरे को यहाँ पे 7 बनता दिख रहा है, तो 7 बन जा और फिर 7 रह गया 1 0, तो ये आपकी आ जाएगी 880। टैप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 10 आवर्स, और अच्छा ए तो भर रहा है और बी उसको खाली कर सकता है 12 घंटे में। ए इज टर्न ऑन फर्स्ट आफ्टर 2 आवर्स, टैप बी इज ऑल्सो टर्न, ओके फाइन। ए है और बी है, यहाँ पे इनके आवर्स लिख लो 10 और 12। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा, हाँ 60 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी कि वो 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं। ये 1 घंटे में टोटल अगर 60 यूनिट्स हैं, ये 1 घंटे में भर रहा है, सॉरी 6 यूनिट 6 है ये, और ये 1 घंटे में भर रहा है 5 यूनिट्स। ठीक है, अब उसने बोला है कि ए को टर्न ऑन किया गया 2 घंटे के लिए, 6 दूनी 12, तो 12 हमारा हो चुका है। हमारा कितना बचा है अब भरना टैंक, 48 यूनिट्स बचा है हमारा। अब टोटल टाइम निकालना है कि कितने में फिल होगा। अब क्या हुआ, अब देखो, अब ये भी खोल दिया, अब ये तो माइनस कर रहा है ना और ये भर रहा है, तो टोटल 1 घंटे में कितनी यूनिट जा रही है टैंक में, ये 6 भर रहा है, ये 5 निकाल रहा है, टोटल जा रही है 1 घंटे में 1 यूनिट। 1 घंटे में 1 यूनिट जा रही है, तो 48 यूनिट कितने घंटे में जाएंगी, 48/1, विच मीन्स 48 आवर्स में भरेंगी। अब 48 ये और 2 पहले जो एक खुला था हमारा, तो 48 और 2 कितने हो जाएंगे, टैंक टोटल भरेगा 50 घंटों में। The average score of a batsman for a certain number of innings was 42 runs. Okay, 42 runs थी कुछ x innings के लिए. In the next 5 innings, he scored 20, 35, 20, 35, 25, 10 and 40. इतने रन्स 5 इनिंग्स में वो करता है स्कोर, तो हमें बतानी है कि उसने, अच्छा तो उसकी जो है ना वो डाउन चली जाती है 5 से। एक तो ये मेरे को बिल्कुल भी विजिबल नहीं है जो ये नंबर्स हैं, शायद 5 ही है ये, 5। हाउ मेनी इनिंग्स डिड ही प्ले इन ऑल, टोटल इनिंग्स बतानी है हमें। ठीक है, तो 5 है ये, तो इसका आप टोटल निकाल लो, यहाँ से टोटल रन्स निकल जाएंगे कि 42 एवरेज थे, टोटल इनिंग्स x थी, तो टोटल रन्स इन 5 इनिंग्स से पहले निकल गए, प्लस में 40 और 10 50, 50 और 20 और ये 60, 50 और 60 60 ही होगा नहीं, हाँ 50 और 60 110, 110 और ये 130। ठीक है, 42x प्लस 130। अब 5 इनिंग्स ये और x इनिंग वो, तो टोटल इनिंग्स हो गई 5 प्लस x। अब वो कह रहा है कि जो उसकी एवरेज है ना वो 5 से डाउन चली जाती है, तो 42 थी, 5 से डाउन चली गई, कितनी रह गई, 37 रह गई, 42, इट वाज 42 अर्लियर, नाउ दे आर सेइंग दैट इट हैज बीन डिक्रीज्ड बाय 5, so 42 minus 5 it's 37, so 37 is the new average, correct? So 42x plus 130 equal to 7 पंचे 35, 5 3 5 थी 18 और 3 नहीं 5 थे 15 और 3 18, सॉरी। ओके, सो हमारे पास ये आ गया प्लस में 37x, करेक्ट, 37x को उधर ले जाओ, ये आपका बच जाएगा 5x इक्वल टू 55, इधर ही आएगा, तो x हो गया 11। तो इन 5 इनिंग से पहले 11 थी और ये 5 फिर से उसने खेल ली, तो 11 और 5 कितना हो गया, 16 इनिंग्स इन टोटल ही हैज प्लेड। So again we have the calculation
पार्ट ओके. नाउ वी हैव द रिकरिंग फ्रैक्शन. क्या होता है कि जैसे मान लो आप 22/7 इसको करोगे तो डिजिट्स रिपीट होती जाती है. इस 1.36 बार का मतलब क्या है? 1.363636 जिसके ऊपर बार होती है वो रिपीट होता जाता है. करेक्ट. तो अभी इसको पहले हम इसको देख लेते हैं कि क्या होगा. तो देखो 1.36 आपका है. इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखोगे? पहले ना डिनोमिनेटर बताती हूँ मैं, डिनोमिनेटर में कैसे लिखते हैं. अब देखो डिनोमिनेटर जैसे ये आपका है 32 के ऊपर बार है. जितने लोगों के ऊपर बार होती मतलब जितनी डिजिट्स के ऊपर बार होती है ना उतने 9 लिख दो. और डेसिमल के बाद जितनी ऐसी डिजिट हो जिनके ऊपर बार नहीं है उनके लिए 0 लगा दो. सिंस देर इज नो सच डिजिट सो वी शुड नॉट पुट 0 हियर. वी विल बी जस्ट पुटिंग 99 हियर because of these two digits on which we have bar. Correct. So our denominator is up now. So now we have to write the numerator. So for writing the numerator, just write the entire digit. It's 136. Remove the decimal. We do not need any decimal. For the decimal part, we have written this denominator. So just forget it now. So we have 136. 136 minus. And what we need to minus here? The one before the decimal part. Okay. Anything which we have before the decimal part, okay, into the prefix of the decimal part, we have to minus that from the entire digit. So what will it look like? It will look like 135 upon 99. So that's how we solve the bar part. Similarly for 31.81 फिर से 2 के ऊपर बार है, नीचे 99 और कोई डिजिट नहीं है जिसके लिए 0 या 9 लगे नहीं है. 3181 माइनस 31. आगे समझ. ऐसे करते हैं इसको. ये भी आपका हो जाएगा 3150. ठीक है, याद रखना इसको. 3150 लिखना है हमें वहाँ पे. चलो अब इसको करते हैं सॉल्व. आप चाहो तो इसको दोबारा भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी, पर हम ये थोड़ा सा खिचड़ी ना बने इसलिए दोबारा ही लिख लेते हैं. 131. इसको ना जीरोस जो है डेसिमल जो है उसको बाद में देख लेंगे. पहले एक बार इसको सॉल्व करो पूरा. ऐसे बिना डेसिमल के लिख लो वरना वो ज़्यादा खिचड़ी सी बन जाती है. 2.8 इंटू में ये हमारा कितना आया था? 3150 और इसका था ऊपर 99. ठीक है, उसका 99 लिख के दे रही हूँ मैं यहाँ पे 99 और ये हमारा कितना आया था 135. ठीक है, चलो सबसे पहले अब काटो. अब काटना शुरू करते हैं. ये गया ये 2 पे, ये मेरे को लग रहा है 3 पे जाता हुआ. ये देखो 11 का क्यूब है, 11 का स्क्वायर. तभी मैं बोलती हूँ कि आप लोग याद रखा करो स्क्वायर क्यूब जल्दी होगा. ये 11 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा. 11 कम 11 और ये 5 3 5. अब 5 से आपका कटेगा ये 5 दूनी 10 और ये 27. ठीक है, अब किसको काटे, किससे काटे? चलो मेरे को ये लग रहा है कि ये कट जाएगा आपका 28 35 7 पे कट जाएगा. 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 5 35 और ये आपका आ गया 0. 9 3 27 50. ठीक है, क्या क्या रह गया हमारे पास? 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, नहीं नहीं 4 दूनी 8 24. सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. 24 अपॉन में 50. चलो अब देख लेते हैं क्या कुछ जीरो है क्या नहीं है. 3 और एक 4, 5 6 7. नीचे आएंगे आपके 10⁻⁷. 1 3 और एक 4 और एक 5 6 7 7. चलो वेल एंड गुड, सब कुछ ही कट गया ये तो. करेक्ट. अब इसको सॉल्व कर लो बस. तो ये आपका क्या हो जाएगा? 48/10 है ना. हाँ, तो 4.8 इज द आंसर. 4.8. हमने शायद कोई जीरो मिस की है कहीं पे. तो
देखना आप लोग कहीं ना कहीं तो कोई जीरो मिस हुई है हमसे। ओ नहीं, ये 4.8 तो इसी का आएगा ना, अपॉन में जीरो। 4.8 है ये, अपॉन में 10, तो 1.48 आ गया आंसर, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी डू। हमने बहुत ही कम टाइम में सारे क्वेश्चंस, मैंने आपको सारी ट्रिक्स भी नहीं बोल सकते, बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट मैंने जो शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स हैं वो बताए हैं। अभी आपको अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, जस्ट पोस्ट द क्वेश्चन नंबर बिलो, आई विल एक्सप्लेन यू इन पर्सनल, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ बहुत सारा शेयर करो, बहुत सारा सब्सक्राइब करवाओ। और आप भी खाली वीडियो को देखो मत, हिट द सब्सक्राइब बटन, ओके। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू। और ये कॉन्सेप्ट्स आपको हर एग्जाम में काम आएंगे, ऐसा नहीं है कि केवल एटीसी में ही करना है, हर किसी में, किसी भी आप क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लेना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके काम आएंगे ही आएंगे। And the next thing is you can join my Telegram channel. The link of that Telegram channel is in the description below. So you can join that. मैं वहाँ पे करंट अफेयर्स के वीडियोस की जो पीडीएफ है वो पोस्ट करती हूँ। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय, टेक केयर, थैंक यू।